आज बात करूंगा ज्योतिष में चंद्र योग एवं चंद्रादि योगों के बारे में। चंद्र योग का कहीं कोई बड़ा विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन चंद्रादि योग का वर्णन कई जगह पढ़ने को मिलता है। शायद ही किसी जन्म पत्री में चंद्रादि योग पूरी तरह से घटता हो। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जीवन के अनुभव जो 30-35 साल के अंदर ज्योतिष में देखे हैं, वो चंद्रादि योग को सटीक और खरा नहीं बताते। हालांकि फलदीपिका में स्वयं ये वर्णित है चंद्रादि योग, लेकिन ये कैसे और किस रूप में काम करता है, ये आप स्वयं एनालाइज कर पाएँ, जज कर पाएँ, तो आपके सामने जो कुंडली उपस्थित होगी तो उसका फल वो जातक ही बता पाएगा जिसके जीवन में ये घट रहा है। तो सबसे पहले बात करता हूँ चंद्र योग। चंद्र योग में चंद्रमा पूर्ण बली होता है और चंद्रमा का पूर्ण बल शुक्ल पक्ष में अष्टमी के बाद विशेष रूप से, हालांकि शास्त्रों में तो पंचमी के शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद भी चंद्रमा को बली माना गया, लेकिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद चंद्रमा जिस गति से बढ़ता है, आधे राउंड को अर्थात अपने आधे पक्ष को, आधे शुक्ल पक्ष को कह लीजिए अथवा अपने आधे शरीर के भाग को कह लीजिए, उसे प्राप्त करता है तो वहां पूर्ण बली होता जाता है। क्षमा चाहूंगा। तो चंद्रमा द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और पूर्णिमा पर पूर्ण बली माना जाता है, और इसमें भी कोई शुभ मुहूर्त, कोई विशेष मुहूर्त आ जाए, गुरु पुष्य योग अथवा रवि पुष्य योग आ जाए, अथवा अन्य कोई विशेष अमृत सिद्धि योग अथवा कोई विशेष त्योहार, तो वहां और पूर्ण बल को प्राप्त कर जाता है। अथवा भगवान शिव का कोई विशेष त्योहार, शिवरात्रि, हालांकि शिवरात्रि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पड़ती है, तो त्रयोदशी में भी कोई भगवान शिव का, अन्य कोई तिथियों में बहुत सारे गणित हैं जहां चंद्रमा को बल की प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा को बल की प्राप्ति इस प्रकार से भी होती है कि चंद्रमा को कोई उच्च ग्रह देखता हो और चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास चल रहा है, चंद्रमा को लग्नेश देखता हो और उसको कोई बलशाली ग्रह देख रहा है, अथवा कई बार जन्म पत्री में ऐसा गणित बनता है 2 अथवा 3 अथवा 4 और अन्य ग्रह भी जो बलशाली अवस्थाएं हैं, उन ग्रहों की वो चंद्रमा को देखते हैं और चंद्रमा पूर्णिमा का है, तो चंद्रमा उन सब का बल ग्रहण करता है। बड़ी अद्भुत बात, वो सब चंद्रमा को बली बनाते हैं। चंद्रमा के बलशाली हो जाने से मनुष्य अनायास ही स्वयं ही और पैतृक मामले में धनवान, संपत्तिवान, यशवान और धनवान बनता चला जाता है, और पैतृक संपदा भी काफी प्राप्त होती है। संपत्तिवान कह लीजिए, भरपूर संपत्ति रहती है, भले कुंडली में राजयोग हो या ना हो, लेकिन ये गणित राजयोगों से अलग है। सूर्य और चंद्रमा जिस भी जन्मपत्री में जितने ज़्यादा बलशाली होते हैं, उस जातक की संपत्ति
तो उतनी ही जरूरत से ज़्यादा होती है। धन योग और संपत्ति योग दोनों अलग होते हैं। चंद्र योग संपत्तिवान बनाता है, और चंद्र योग से अभी मैंने केवल एक भाग कहा चंद्र योग का। चंद्र योग में दूसरा भाग और आता है, और वो दूसरा भाग है, मान लीजिए वृषभ लग्न की जन्मपत्री है और उसमें चंद्रमा उच्च का पूर्णिमा का होकर के बैठा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी है, और चंद्रमा लग्न में आकर के बैठ गया, तो ये खल योग बनाता है, ये चंद्र योग नहीं बनाता, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी को पापी कहा गया है, भले ही वो उच्च का हो जाए। तो यहाँ चंद्रमा के कुछ फल कम हो जाएंगे। अब इसका उल्टा कर लीजिए, कर्क लगन की जन्मपत्री है और चंद्रमा उच्च का होकर के 11वें घर में बैठा है, यहाँ चंद्रमा के फल बदल जाएंगे और लगभग वही फल होंगे, लेकिन फल बदल जाएंगे। वृषभ लगन की जन्मपत्री में चंद्रमा उच्च का है और तीसरे घर का स्वामी होकर के बैठा है, तो जातक को जितनी सुंदरता मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी कम रह जाएगी, वाणी के स्वभाव में थोड़ी मिठास कम होगी, परिश्रम से धन अर्जित करेगा। जबकि कर्क लगन वाले के लिए चूंकि लग्नेश उच्च का हो गया और 11वें घर में है, तो व्यापारिक बुद्धि, शरीर की सुंदरता, व्यापारिक कौशल वाणी में स्वयं ही दिखलाई देगा, तो फल इस तरह से सामने आते हैं। चंद्र योग में कर्क लगन में चंद्रमा का फल घट जाएगा, वहां घटित होगा, जबकि वृषभ लगन वाली जन्मपत्री में वही पूर्णिमा का चंद्रमा उच्च का है, लेकिन वो पूर्ण फल नहीं देगा। इसी तरह से केंद्र और त्रिकोण और त्रिक भावों की गणना करने पर ये चंद्र योग कई जगह घटता है, कई जगह फलित होता है और कई जगह फलित नहीं होता। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, अगर सिंह लगन की जन्मपत्री है, चंद्रमा 12वें घर का स्वामी और 10वें घर में उच्च का होकर के बैठ जाए, तो व्यापारिक योग तो बनाता है, घर से दूर जाने के संकेत भी देता है, परिश्रम से धन की प्राप्ति करवाता है, लेकिन संपत्तियों में कुछ कमी दिखाता है। 10वें घर में चंद्रमा का उच्च का होना ज्यादा बड़ा फल प्रदान नहीं करता। हालांकि 10वां घर चूंकि केंद्र का घर है और यहाँ पाप ग्रहों की प्रधानता यदि रहती है, तो हुकूमत और शासन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में चूंकि समाज में एक प्रतिस्पर्धा रहती ही है, तो यहाँ चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है, उतने फल प्रदान नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि चंद्रमा उच्च का है, पूर्णिमा का है, लेकिन कंपैरिजन में वो फल कम हो जाते हैं, तो चंद्रयोग कम हो जाता है। और अगर चंद्रमा को आप 9वें घर में बैठा दें, धार्मिक वृत्ति का उच्च का चंद्रमा, मन निर्मल, स्वच्छंद, आजाद, प्रसन्नचित्त रहने वाला, खुशहाली को प्राप्त करने वाला, ब्राह्मण और सत्संगियों का सानिध्य प्राप्त करने वाला, ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला। अब वृषभ राशि में चंद्रमा पूर्णिमा का 9वें घर में है, तो 11वें घर का स्वामी चंद्रमा 9वें घर में है, तो यहां भी कुछ फल कम हो जाते हैं चंद्रयोग में। चूंकि तिरसडाय के अंतर्गत 3, 6, 11 के अंतर्गत चंद्रमा पाप में गिना जाएगा, यहाँ पापी ग्रहों में गिना जाएगा।
तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी और 11वें घर का स्वामी चूंकि पाप ग्रह गए कहे गए हैं, कई बार ये अच्छा फल प्रदान करते हैं कई बार अच्छे फलों में कमी कर देते हैं। तो चंद्रमा यहाँ भी पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। तो चंद्रमा की फलों की गिनती इस बात पर भी निर्भर करती है कि समय कैसा चल रहा है। तो चंद्रयोग जब फलित होता है, जीवन में घटता है, यदि राजयोगों का समय है और चंद्रयोग की पूर्ण प्रधानता है, तो जातक मंत्री तक बनने की क्षमता रखता है। और अब मैं बात करता हूं चंद्राधि योग की। चंद्राधि योग में चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें पाप ग्रह होने चाहिए। और चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें घर में जब ये पाप ग्रह होते हैं, जातक संपत्तिवान कुछ विशेष रूप से होता है। ये फलदीपिका के अलावा अन्य जगहों पर भी चंद्रादि योग कहा गया है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। पापी ग्रहों को अगर रखा जाए, मान लीजिए चंद्रमा लगन में है और मैं छठे घर में मंगल को अर्थात पापी ग्रह को बैठा देता हूं, तो उसकी अष्टम दृष्टि चंद्रमा पर हो जाएगी। मैंने राशि नहीं कही, कोई सी भी राशि का हो सकता है। अब चंद्रमा दबाव में आ जाएगा। सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तब भी चंद्रमा दबाव में रहेगा। और चंद्रमा से अष्टम कोई सा भी पाप ग्रह हो, कई प्रकार से जीवन को कड़वे फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। तो चंद्रादि योग संपत्ति देता होगा और कई प्रकार से भी देता होगा, लेकिन वो संपत्ति कुटिल माध्यमों से हड़पी हुई, किसी छीनी हुई अथवा लूटी हुई अथवा मक्कारी के माध्यम से जब से ज़्यादा इकट्ठी कर भी ले, चंद्रादि योग का फल प्राप्त हो भी जाए, तो वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो ही जाएगी संपत्ति। चंद्रादि योग का फल इतना ही है कि चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें पाप ग्रह बैठें तो चंद्रमा के माध्यम से संपत्तिवान बनाते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं और मेरे जीवन के अनुभवों में ये कहीं पूरी तरह से घटित होता हुआ नहीं दिखलाई दिया, बल्कि चंद्रयोग का पूर्ण फल मैंने कई कुंडलियों में कई प्रकार से देखा है। नमस्कार।